विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आप 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए आपकी 12th क्लास की सबसे बेहद सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शिक्षाप्रद स्टोरी को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। यह आपकी फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की पहली स्टोरी है, लेकिन बेहद ही जानकारी युक्त है, बेहद ही इसकी स्टोरी रोचक है और बेहद ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। इस स्टोरी से आपके एग्जाम में एक बड़ा वाला क्वेश्चन रहेगा ही और प्रत्येक वर्ष इस स्टोरी से एक प्रश्न पूछता ही है। तो अब आपको जानना है द लास्ट लेसन। लास्ट का मतलब अंतिम और लेसन का मतलब शिक्षा, मीन्स अंतिम शिक्षा। यहाँ पर एक बच्चा है, उसका नाम है फ्रेंच। यहाँ पर एक बच्चा है, उसका नाम है फ्रेंच और इसके गुरुजी हैं, उनका नाम है एम हैमेल। गुरुजी हैं, उनका नाम है एम हैमेल और अल्सास और एंड लॉरेन। आप देखिएगा दो जिला है एक देश का, उसका नाम है फ्रांस। अल्सास और लॉरेन दो जिला है, उसका नाम है फ्रांस। और प्रूसिया एक देश है, जिस देश के द्वारा इस जो फ्रांस है उस पर चढ़ाई किया जाता है और अल्सास और लॉरेन को इस देश के द्वारा जीत लिया जाता है। तो आप देखिएगा कि जब प्रूसिया फ्रांस की दो जिला अल्सास और लॉरेन को जीत लेता है, तो अल्सास और लॉरेन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है जब उनका देश हार जाता है। उनका जो जिला अल्सास और लॉरेन है वह फ्रांस का नहीं रह जाता बल्कि प्रूसिया का रह जाता है। तो आपको समझना है यहाँ पर जो बच्चा फ्रेंच है वह एकमात्र स्टूडेंट है जिसका नाम इस स्टोरी में लिया गया है। तो वह बच्चा फ्रेंच अपने देश को हारने पर अपना किस प्रकार से भाव व्यक्त करता है, तो आपको समझना है। गुरुजी हैं, उनका नाम है एम हैमेल और वह बच्चों को फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच, उस फ्रेंच भाषा में वह लोगों को शिक्षा देते हैं। और आपको समझना है बच्चा फ्रेंच है। स्टोरी को जब आप पूरी तरह पढ़ लीजिएगा तो अंत में समझ में आएगा कि द लास्ट क्लास अगर उसका नहीं होता, मिसाज अगर अंतिम क्लास उसका नहीं होता, तो शायद बच्चा जो फ्रेंच था उस फ्रेंच को पूरी बात नहीं समझ में आता, क्लास एक भी नहीं समझ में आता, पढ़ाई का मतलब नहीं समझ में आता, किताब का मतलब नहीं समझ में आता। लेकिन एक दिन उसका अंतिम क्लास होता है और उसे इन सारे चीजों का मतलब समझ में आता है। अब वह एक देशभक्त बनेगा, देश प्रेमी बनेगा और अपने देश की अल्सास और लॉरेन जिला को आजाद करने के लिए वो खुदीराम बोस बनेगा, चंद्रशेखर आजाद बनेगा, भगत सिंह बनेगा, सरदार पटेल बनेगा, इत्यादि वह बनेगा और अपने देश के अल्सास और लॉरेन जिला को वह आजाद करवाएगा। तो आपको समझना है कि एम हैमेल बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन देते हैं। इतना ही हिंदी समरी के बाद मैं इंग्लिश टू हिंदी आपको पढ़ाता हूं और पूरी बात आप बढ़िया से सुनिएगा, आपको पूरी बात बढ़िया समझ में आएगा। अपने बगल में आप किताब को रख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो द लास्ट लेसन की स्टोरी। सबसे पहले अल्फोंस डॉडेट वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डॉडेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और छोटे कहानी के लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूसियन वार 1870 टू 1871। 1870 से 71 के बीच में फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध की कहानी को इस स्टोरी में दिखलाया गया है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया लेड बाय बिस्मार्क। जिस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी और प्रूसिया की जीत हुई थी और इस युद्ध का नेतृत्व बिस्मार्क एक देश है उसने किया था। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। अब इस प्रकार जो प्रूसिया देश है उसमें जर्मनी का भी कुछ भाग शामिल है, क्या बोलते हैं पोलैंड का भी कुछ भाग शामिल है और ऑस्ट्रिया का भी कुछ भाग शामिल है। ये सब छोटे छोटे देश हैं। इन देशों से ही प्रूसिया ने युद्ध किया था और उनके कुछ क्षेत्र को अपने क्षेत्र में वो उसने शामिल कर लिया था। जैसे आप चाइना के बारे में जानते हैं, चाइना अपने देश की क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए पड़ोसी देश से युद्ध करता है, कहीं भारत से युद्ध करता है। तो भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला और जो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है उसको अपने अधीन लेना चाहता है, तो कभी वह तिब्बत से युद्ध करता है, तो कभी अपने दूसरे पड़ोसी मुल्क से युद्ध करके उसके क्षेत्र को अपने अधीन शामिल करना चाहता है। ठीक वैसी आदत है
इसका प्रूसिया का। आगे बोलता है इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स, और इस स्टोरी फ्रांस की दो जिला अल्सास और लॉरेन हो प्रूसिया के हाथों चला जाता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब आपको इस कहानी को पढ़ना और जानना है कि अल्सास और लॉरेन जब गुलाम हो जाता तो वहां के स्कूल पर इस गुलामी का क्या प्रभाव पड़ता है। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। नीचे कुछ वर्ड्स दिया गया है जिसका अर्थ आपको इस स्टोरी के हिसाब से निकालना है। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है डर में होना। इन यूनिसन का मतलब एक समूह में। काउंटेड ऑन मींस ध्यान देना। ग्रेट बस्टल मींस कोलाहल। थंब्ड एट द एजेस मतलब पृष्ठ पर अंगूठे का निशान। रिप्रोच आवर सेल्फ विद मतलब अपने आप को खुद को डांटना। I started for a school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. बच्चा फ्रेंच कहता है कि उस दिन जिस दिन उसकी अंतिम क्लास थी, अंतिम स्कूल थी, उस दिन वह विद्यालय जाना देर से प्रारंभ करता है और बोलता है कि वह बहुत डर में था क्योंकि गुरुजी एम हैमल ने सही बच्चों को होमवर्क दिया था पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल ग्रामर का एक टॉपिक होता है। मिस वर्ब आपने पढ़ा होगा तो वर्ब के दो भाग होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट्स वर्ब। नॉन फाइनाइट्स के तीन भाग होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। तो इसी पार्टिसिपल विषय पर एम हैमल ने सही बच्चों को होमवर्क दिया था। बोलता है और बच्चा फ्रेंच बोलता है कि गुरुजी ने होमवर्क दिया था और हमने होमवर्क को पूरा नहीं किया था। मैं पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पार्टिसिपल के बारे में वो ABCD क ख ग घ भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। बोला थोड़े समय के लिए तो मैंने सोचा कि घर से भाग जाऊं और न घर में रहूं न बाहर में रहूं और दिन को कहीं गुजार दूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। बोला लेकिन दिन बहुत गर्म था, धूप वाला दिन था। द बर्ड्स वेर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। बोलता है जंगल में पेड़ की शाखाओं पर पक्षियां थी, वो चहक रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रूसियन सोल्जर्स वे आर ड्रिलिंग। और बोलता खुले मैदान में जो प्रूसिया के सैनिक थे वह ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग करना मतलब युद्धाभ्यास करना। मिस युद्ध कैसे लड़ा जाता है इसके लिए वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बोला कि पार्टिसिपल के नियम से ज्यादा आकर्षक यह दृश्य था जो प्रूसिया के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे थे और यह दृश्य को देखना था। लेकिन बोलता मेरे पास ताकत था, शक्ति, हिम्मत था, मैंने उस दृश्य को नकार दिया और मैं सीधा ना अपना स्कूल चला गया। बोलता है व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बोला जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो जो बुलेटिन बोर्ड लगा रहा था, सूचना पट मैंने टीवी मान लो जहां लगा हुआ है वहां पर लोगों का भीड़ लगा हुआ था। द लॉस्ट बैटल्स। बोलता है फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। बोला पिछले 2 साल से सारी अपने देश की सूचनाएं जो गलत छप रही थी वह उसी बुलेटिन बोर्ड में छप रही थी और वह सूचना न मेरे तक, हम पूरे देशवासियों तक आ रही थी। सूचना जो छप रही थी वह द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध की सूचना। द ड्राफ्ट, लिखित बोलता है दस्तावेज। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, बड़े बड़े पदाधिकारियों के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और बोला मैं वहां बिना रुके हुए हमने खुद से सोचा कि पता नहीं आगे और क्या बात हो सकता है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब इस प्रकार से बोलता है वहां लुहार और कई दूसरे देखने वाले लोग अल्सास और लॉरेन वाले थे। जो लोगों ने हमें देखा वो सूचना पट को पढ़ रहे थे। मैं बगल से गुजर रहा था। जब उन सारे लोगों ने हमें देखा तो मैं बहुत तेजी से स्कूल जा रहा था। यह बच्चा जो फ्रेंच है वो बहुत तेजी से अपना स्कूल जा रहा था। बोलता उन सारे लोगों ने जब मुझे देखा कि बच्चा बहुत तेजी से स्कूल जा रहा है तो उनमें से कोई बोलता है कि बाबू इतना तेजी से तुम स्कूल काहे जा रहा है। बच्चा फ्रेंच स्कूल घर से ही देर से चलना प्रारंभ किया है, वह स्कूल जाने में देर कर चुका है, उसका स्कूल में क्लास अब शुरू होने वाला है लेकिन अभी तक वह रास्ते में है। तो जब कभी आप देर वगैरह कर जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं तो लोग कहता है इतना स्पीड में कहाँ, जब स्पीड में जाते हैं तो लोग कहता है इतना धीरे धीरे कहाँ। लोग ऐसे बोलते हैं। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। बोलता है कि मुझे लगा कि वह व्यक्ति हम पर मजाक कर रहा है और
वह दौड़ता है बच्चा फ्रेंच, दौड़ करके अपने गुरुजी एम हैमेल के विद्यालय में पहुंच जाता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। बच्चा फ्रेंच कहता है कि प्रायः जब विद्यालय शुरू होता है तो मेरे विद्यालय में बहुत हल्ला होता है, कोलाहल होता है। जब बच्चे लोग एक स्वर में कोई पाठ को दोहराते हैं तब इस गुरुजी ने बोला कि बोलो बच्चे ए, तो सारे बच्चे पीछे से बोलता ए। गुरुजी ने बोला क, तो सारे बच्चे पीछे से बोला एक साथ क। गुरुजी ने बोला वन, तो सारे बच्चे ने पीछे से बोला वन। ऐसा जब आवाज होता है तो विद्यालय में एकदम कोलाहल मचता है। विद्यालय का जो डेस्क बना हुआ है बेंच वाला, तो उसके जो ड्रॉवर है उसको जो बच्चे लोग खोलता है और बंद करता है किताब वगैरह को रखने के लिए, तो बहुत आवाज होता है। बच्चा फ्रेंच कहता है इतना आवाज होता है, इतना आवाज होता है कि अच्छी तरह से सुनने के लिए अपने कान पर हाथ देना पड़ता है। एंड द ग्रेट टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और बोलता है कि गुरुजी एम हैमेल की जो वह छड़ी है वह जब बच्चों को शांत करने के लिए वह डेस्क पर पीटते हैं तो उसकी आवाज बोलता बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। बोलता लेकिन आज यह सब कुछ एकदम शांत था और हमने ध्यान दिया कि क्लास एकदम शांत है तो धीरे से मैं जाकर बैठ जाता हूं। बच्चा फ्रेंच ने ऐसा सोचा, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बोलता लेकिन उस दिन सब कुछ उतना शांत था, उतना शांत था जितना कि रविवार की सुबह होती है। बोलता है थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। बोलता खिड़की से हमने झांका तो देखा कि क्लास में हमारे सारे जो दोस्त लोग थे ना वो अपने अपने जगह में बैठे हुए थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर विथ हिज आर्म। और बोलता जो एम हैमेल गुरुजी हमारे हैं वह अपने उस डंडे के साथ थे ना, वह क्लास में आगे और पीछे न टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। बच्चा कहता है कि अब सबके सामने मुझे दरवाजा खोलना पड़ता है और अकेले मुझे क्लास में जाना पड़ता है क्योंकि मैं एकमात्र छात्र था जो देर कर गया था। तो सबके सामने मुझे जाना पड़ता क्लास में और सारे क्लास के अब लोग हैं वो मुझे देखते हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्म महसूस कर रहा होगा। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट एट माई डेस्क। नोट टिल देन आई हैड व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। बोलता है इसके बाद हमने बैठ गया, थोड़ा सर महसूस किया और अपने सर को उठाया तो अपने सर को देखा। जब अपने माथे को उठाया तो अपने गुरुजी एम हैमेल को देखा तो देखा गुरुजी बहुत सुंदर शानदार ना एकदम हरे कलर का शर्ट पहन रखे हैं, कोट पहन रखे हैं और एकदम झालदार ना शर्ट पहने हैं और एकदम सिल्क का रेशम का ना काले कलर का टोपी पहन रखे हैं और सब एकदम एम्ब्रॉयडर्ड किया गया है, सब के सब पूरा ना एकदम नक्काशी किया हुआ है। बच्चा ऐसा देखता है और ऐसा ड्रेस गुरुजी का जिसको वह बहुत विशेष खास दिन ही पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और इसके अतिरिक्त पूरा विद्यालय था एकदम शांत दिखाई देता है। बोलता बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। और इस प्रकार से जब पीछे मुड़ी अपना करता है तो देखता है कि पीछे वाला बेंच जो अक्सर खाली रहा करता था वह बेंच पर आज गांव के लोग बैठे हुए हैं। और ऐसा बच्चा जब फ्रेंच देखता है कि आज गांव के लोग पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए हैं तो और ज्यादा आश्चर्यचकित होता है कि जिस क्लास में अक्सर बच्चे पढ़ने आया करते थे उस क्लास में आज गांव के लोग क्या कर रहे हैं। बोलता है ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट द फॉर्मर मेयर द फॉर्मर पोस्ट मास्टर। वहां पर एक ओल्ड हाउजर मतलब बूढ़ा आदमी बैठे हुए थे अपने 3 कोने वाले टोपी के साथ। उस क्षेत्र का जो पूर्व का मेयर था, उस नगर का जो नगर अध्यक्ष था वह बैठा हुआ था। रिटायर्ड पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था। सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त कई गांव के ग्रामीण लोग भी बैठे हुए थे। अब बोलता एवरीबॉडी लुक्ड सैड एंड हाउजर हैड ब्राउट एंड ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। सबका जो देश खो गया है मिस अल्सास और लॉरेन, अब उनका अल्सास और लॉरेन फ्रांस का नहीं रह गया, इसलिए सब लोग दुखी थे। और ओल्ड हाउजर जो गुरुजी हैं वो एक प्राइमर लाए थे, प्राथमिक पाठ्य पुस्तक लाए थे जिसे अपने घुटने पर रख करके चश्मा रखे हुए थे और किताब को खोले हुए थे। बोलता while I was wondering about it all M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said my children this is the last lesson I shall give you। अब इस प्रकार से बच्चा फ्रेंच कहता है कि हम जाते हैं और बैठ जाते हैं, सब लोग बैठे हुए रहते हैं
अब इस प्रकार से गुरुजी जो आगे पीछे क्लास में टहल रहे थे, गुरुजी बैठ जाते हैं और बैठकर अपनी कुर्सी में एकदम मीठे आवाज में बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूं वह अंतिम क्लास है। मिस आज के बाद फ्रेंच भाषा में आपको हम नहीं पढ़ाएंगे और हम इस विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि बोलते हैं द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द अल्सास ऑफ लॉरेन, अल्सास एंड लॉरेन। एम हैमेल कहते हैं क्योंकि यह आदेश बर्लिन से आया है कि अल्सास और लॉरेन में कल से जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी, जो प्रूसिया की भाषा है उसका नाम है जर्मन। बोलता है द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए जो शिक्षक हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और यह आपकी अंतिम फ्रेंच भाषा की क्लास है। मैं चाहता हूं कि आपको एकदम एकाग्रचित होना चाहिए, शांत होना चाहिए। व्हाट These words were to me, बच्चा कहता है कि जो ही मैंने सुना कि द लास्ट लेसन, यह शब्द ने मेरे दिमाग में बिजली के गर्जन के भांति कौंध गया। ओह द रेचेज, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब बच्चा को समझ में आता है कि यही टाउन हॉल पर लगा हुआ था, जहां बुलेटिन बोर्ड था और न्यूज छप रहा था, यहाँ लोगों का भीड़ लगा हुआ था, जहां पर किसी ने हमें बोला था इतना तेजी से स्कूल क्यों जा रहे हो। अब मुझे समझ में आता है कि उनको पहले ही पता चल गया था कल्सास और लॉरेन प्रूसिया के हाथों गुलाम हो चुका है। बोलता माई लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई आई हार्डली न्यू टू हाउ टू राइट, बोलता मेरी अंतिम फ्रेंच भाषा की क्लास क्यों, अरे मुश्किल से मैंने तो अपनी भाषा लिखने भी नहीं सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो और अपनी भाषा और नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब इस प्रकार से कहता मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी भाषा को नहीं सीख पाया करता था, नहीं सीखता था, उस पर ध्यान नहीं दिया करता था। मैं पक्षियों के अंडा को ढूंढना पसंद करता था और झूला पर मैं झूलना पसंद करता था। स्कूल में आकर के मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया करता था। बोलता है माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस व्हाई लगो सो हैवी टू कैरी, बोला हमारी जो किताबें हैं अभी से थोड़े देर पहले मुझे बकवास लगा करता था और विद्यालय लाने के लिए ना वह भारी लगा करता था। बोलता है आगे that I couldn't give up, and M. Hamel to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। अब इस प्रकार से बोलता है कि उन किताबों को मैं नहीं छोड़ सकता हूं, और गुरुजी एम हैमेल जो आज इस हमारे विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं, अपने विद्यालय के उस गुरुजी एम हैमेल के बारे में सब कुछ भूला जाता है कि उनका कितना जो मोटा रूलर था ना, छड़ी था, जिससे वो बच्चों को पीटते होंगे तो चोट लगता होगा, उसके बारे में वो भूला जाता है। और कितने वो क्रैंकी मास्टर थे, क्रैंकी माने सनकी तनुक मिजाजी थे, किसी को डांट दिया करते थे। तो ये सब बात को है ना बच्चा फ्रेंच ने भूल जाता है गुरुजी के बारे में। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और बोलता है कि बेचारे जो गांव के लोग थे, अपने गुरुजी एम हैमेल आज विद्यालय को छोड़ने वाले थे, तो उनके सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में गांव के लोग पीछे वाले बेंच में बैठे हुए थे। मतलब ऐसे गुरुजी की विदाई हो रही थी। आप लोगों ने कोई शिक्षक की विदाई समारोह को देखा होगा किसी विद्यालय में, तो आपको पता होगा। तो आज गुरुजी की विदाई हो रही थी, इसीलिए गांव के लोग पीछे वाले बेंचेज जो खाली रहा करता था उस पर बैठे हुए थे। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू अ स्कूल मोर, गांव के लोगों को बहुत कष्ट था इस बात को लेकर कि अब उन्हें विद्यालय और अधिक नहीं जाना है, फ्रेंच भाषा वाला विद्यालय, क्योंकि आज उनकी अंतिम क्लास है। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country दैट वाज देयर्स नो मोर। और यह गांव के लोगों का एक तरीका था गुरु जी के प्रति सम्मान दिखलाने के लिए और अपने देश के प्रति सम्मान दिखलाने के लिए, जो गुरु जी आज उस विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं, और उनका जो अपना देश का जो जिला अल्सास और लॉरेन है वो उनका नहीं रहा, वो प्रूसिया का हो जाता है। बोलता व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई माई नेम कॉल्ड इट वाज माई टर्न टू रिसाइड। बच्चा फ्रेंच कहता है कि अब यह सब कुछ हम सोच ही रहे थे, तब तक गुरुजी ने मेरा नाम पूछ दिया, पुकार दिया, बच्चा फ्रेंच स्टैंड अप, और अब मेरा बारी हो गया था होमवर्क को सुनाने के लिए। जो पार्टिसिपल पर दिया गया होमवर्क था, अब मेरा बारी हो गया था सुनाने के लिए। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गोट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। बोलता है नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब इस प्रकार से बच्चा है वो बोलता है कि मैं क्या नहीं कर देता, काश मुझे पहले पता चल गया होता कि आज की क्लास मेरी अंतिम क्लास है, तो मैं उस दुष्ट पार्टिसिपल के नियमों को जोर जोर से बिना गलती का सही सही सुनाने के लिए क्या नहीं कर देता। लेकिन स्कूल में आने के बाद मुझे पता चलता है कि आज की क्लास मेरी अंतिम क्लास है। बोलता है
M. Hamel said to me, I don't scold you little French, you must feel bad enough, see how it is. अब गुरुजी एम हैमेल कहते छोटे फ्रांसीसी अगर तुम होमवर्क नहीं बोल पा रहे हो तो इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तुमको तो पहले ही बहुत बुरा लग गया होगा कि क्लास आज शांत क्यों है, एम हैमेल ऐसे कपड़े में क्यों है, गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं। अब हमने बोल ही दिया कि आज की क्लास तुम्हारी अंतिम क्लास है। बोलता एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई लर्न इट टुमारो। प्रत्येक दिन हम लोगों ने खुद से कहते रहा है अरे क्या बात है, मेरे पास तो बहुत समय है, हम इसको कल सीख न लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास। और बोला कि अब देख सकते हो कि आप लोग कहां पर आ चुके हो, और अल्सास के लिए सबसे बड़ी दुख की विषय है क्योंकि अल्सास और लॉरेंज उसका जिला है वो अपना जिला अब नहीं रहा। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो नाउ दोज फेलो आउट देयर will have the right to say to you how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst poor little French we have a great deal to reproach ourselves with। अब इस प्रकार से एम हैमेल कहते हैं कि छोटे फ्रांसीसी, ना तो तुम अपनी भाषा जो फ्रेंच है उसे लिख सकते हो और ना बोल सकते हो, खाली बोलता है कि मैं फ्रांसीसी हूं, खाली बोलता है कि मैं फ्रांसीसी हूं, गर्व के साथ खाली बोलता है तुम अपनी भाषा ना तो लिख सकता और ना बोल सकता है। लेकिन अगर ना लिख सकता और ना बोल सकता तो इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमसे जो बड़े तुम्हारे लोग हैं, हम जो अभिभावक शिक्षक लोग हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। क्या गलती है? योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे जो माता पिता हैं वो सबसे पहले चाहते हैं कि तुम विद्यालय नहीं जाओ, बल्कि खेती बाड़ी के काम में थोड़ा सा उनको मदद कर दो या मिल वगैरह में काम कर लो, जिससे कि थोड़ा सा पैसे आ जाए। अक्सर गरीब घरों में ऐसा कुछ होता है, गरीब लोग अक्सर कहते हैं अपने बच्चों को कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या चीज, इसीलिए वो अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवाने लगते हैं। तो यहाँ गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे माता पिता कहते हैं कि तुम खेत में उनको मदद कर दो या मिल वगैरह में काम करो, जिससे कि उनके पास कुछ पैसे आ जाए। एंड नाउ बोलता एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इन द स्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। और एम हैमेल कहते हैं मैं खुद को भी दोषी ठहराता हूं। बताओ तुम बच्चों को जब पढ़ाने का हमारा मन नहीं हुआ करता था या पढ़ाने का जब समय हुआ करता था, तुम बच्चों क्या हमने फूलों में पानी पटवाने के लिए नहीं भेज दिया करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब कहीं मुझे मछली फंसाने जाने का मन किया करता था तो क्या तुम बच्चों को हम छुट्टी करके और तुम बच्चों को हॉलीडे गृह कार्य देकर घर नहीं भेज दिया करते थे। इस गुरु जी थे उन बच्चों को होमवर्क दे करके और छुट्टी कर दिया करते थे, अपने मछली फंसाने चल जाया करते थे। और गुरु जी जो थे वो उन बच्चों को फूलों में पानी पटवाया करते थे पढ़ाने की जगह पर। बोलता देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसके बाद गुरुजी एम हैमेल थे एक चीज के बाद दूसरे चीज पर बातें करते हैं, और बातें करते करते गुरुजी एम हैमेल हैं वह कहते हैं कि जो हमारी भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। लेकिन आप इंडियन हो, आप भारतीय हो, आपसे पूछे दुनिया की सबसे सुंदर भाषा का नाम बताओ तो आप गर्व से कहेंगे हिंदी। तो इसी प्रकार एम हैमेल कहते हैं कि उनकी जो दुनिया की सबसे सुंदर सी भाषा है वह उनके देश की अपनी भाषा है जिसका नाम है फ्रेंच। बोलता द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट। और वह दुनिया की सबसे सुंदर सी भाषा, दुनिया की सबसे साफ सुथरी भाषा है, दुनिया की सबसे लॉजिकल, दुनिया की सबसे तार्किक भाषा। उस भाषा को उनको अपने बीच रक्षा करना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। क्योंकि एक क्या बोलते हैं एम हैमेल कहते हैं कि अगर मान लो कि एक देश का व्यक्ति अब जेल में बंद है अपने देश के लिए, और यदि उसको अपनी भाषा याद है तो जब तक उसको अपनी भाषा याद है समझ लो कि वह व्यक्ति जेल से बाहर निकलेगा और वह क्रांतिकारी बनेगा और वह अपने देश को आजाद करने के लिए लड़ेगा। इसलिए कम से कम अपनी भाषा फ्रेंच को याद रखना और फ्रेंच भाषा को कहीं भूलना मत। यह दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है और यह भाषा तुम्हें फ्रांस के अल्सास और लॉरेंस जिला को आजाद करने में मदद करेगा। Then he opened a grammar and read us our lesson। इसके बाद एम हैमेल ग्रामर की किताब को खोलते हैं और उस दिन जो बच्चों को पढ़ाना था वह पढ़ाते हैं। I was amazed to see how well I understood it all he said seemed so easy so easy। अब इस प्रकार से बच्चा फ्रेंच कहता है मैं बहुत आश्चर्यचकित था इस बात को जान करके कि एम हैमेल जो कुछ भी उस दिन पढ़ाया वह एकदम आसान था, एकदम आसान था, वह ना एकदम आसान था। I think to that I had never listened so carefully and
दैट ही नेवर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग सो मच पेशेंस। बच्चा फ्रेंच कहता है, लगता है कि आज ही क्लास मुझे इतना आसान इसलिए समझ में आया कि मैं इतना सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक कभी पहले सुनता नहीं था, और आज जो हमने ध्यान पूर्वक सुना है इतना धैर्य के साथ, इसीलिए लगता है कि आज ही क्लास मुझे एकदम आसान समझ में आया है। ऐसा बात नहीं है भाई साहब, बात सही यही है कि बच्चा फ्रेंच अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया करता था, ध्यान पूर्वक गुरुजी की बात को सुनता नहीं था। बोलता वह एक उदंड लड़का था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन। इस प्रकार से लगता है कि गुरुजी आज जाने से पहले हम सारे जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों को जो कुछ भी वह जानते हैं उन सारे चीज़ों को है ना वो सिखला करके जाना चाहते हैं, बतला करके जाना चाहते हैं, दे करके जाना चाहते हैं। इसीलिए बच्चा फ्रेंच कहता कि आज जो कुछ भी हमने पढ़ रहा है वह सब कुछ समझ में आ रहा है, और इसके पहले वह पढ़ता था तो कुछ समझ में नहीं आता था। बोलता आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास। बच्चा फ्रेंच कहता है ग्रामर के बाद हम बच्चों को राइटिंग की क्लास थी। राइटिंग मतलब बच्चों को जैसे एबीसीडी दे करके एबीसीडी लिखवाया जाता है, कुछ वर्ड्स दे करके उसको लिखवाया जाता है राइटिंग सुधारने के लिए, तो राइटिंग की क्लास थी बच्चों को। और सब बच्चों को पन्ना दिया गया, उसमें लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, ऐसे कुछ लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास। बच्चों को देख देख करके लिखना था फ्रांस अल्सास। बोलता दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। अब इस प्रकार से कहता है कि वह जो फ्रांस अल्सास जो लेटर्स था ना, अक्षर, वो ऐसा लगता है जैसा कि उसके क्लास में हर एक डेस्क पर ना इस प्रकार से रॉड लगा हुआ है, छड़ लगा हुआ है, और ओकरा में झंडा फहराऊ फ्रांस का झंडा है। हर एक जो अक्षरिया था ना फ्रांस का FRANCE ऐसा जो अक्षरिया था ना उसको लग रहा था कि फ्रांस का झंडा है, यह राष्ट्र प्रेम है, यह देश प्रेम है, यह मातृभूमि से प्रेम है। जैसे भारत माँ की मिट्टी को हम मिट्टी नहीं समझते हैं, माँ भारती की मिट्टी समझते हैं, देश की मिट्टी समझते हैं, इसको माँ समझते हैं, मातृभूमि इसे हम समझते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं। इसी माटी सिर्फ इसको हम नहीं समझते हैं, इसको धरती माता कहते हैं, भारत माता कहते हैं, इसको मातृभूमि हम कहते हैं, इसको हम कई प्यारे रूप से हम ना इसको संबोधित करते हैं और इस रूप में हम देखते हैं। उसी प्रकार से उसे फ्रांस अल्सास जो उसकी भाषा थी ना, वह भाषा वहाँ के झंडा के रूप में दिख रहा था। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. आप देख सकते थे कि क्लास में हर एक बच्चा ना कितना ध्यान पूर्वक अपने कार्य को कर रहा था। The only sound was the scratching of the pens over the paper. और बोला कि सिर्फ एक आवाज हो रहा था क्लास में कि बच्चे जब लिख रहे थे फ्रांस अल्सास ना, तो कलम का जो नीब होता है ना बुट का, वो जो खुरचा रहा था कागज पर, तो क्लास इतना शांत था ना कि वह भी सुनाई दे रहा था। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. अब इस प्रकार से कुछ गोबरेले कीड़े थे ना वो क्लास में प्रवेश किए, और जब कुछ गोबरेले कीड़े ने क्लास में प्रवेश किए तो उन लोगों ने आवाज किया। जब उन गोबरेले कीड़ों का आवाज हुआ ना, तो उस आवाज पर क्लास का कोई भी बच्चा ने ध्यान नहीं दिया। क्लास का मात्र एक बच्चा ने ध्यान दिया, उसका नाम है फ्रेंच। यही फ्रेंच जिसको आप जान रहे हैं, यही उदंड बच्चा ने उस आवाज पर भी ध्यान दिया। बाकी सारे बच्चे ने अपना अपना काम कर रहे थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कुड वेरी ला एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। ये जो बच्चा फ्रेंच है वह सुनता है कि जो स्कूल का छत था ना, उस छत पर कुछ कबूतर थे, और कबूतर न कूड कूड की आवाज कर रहे थे। कबूतर थे वह कूड कूड की आवाज कर रहे थे। जब वो कूड कूड की आवाज कर रहे थे तो वो आवाज को कहता है कि हमने सुना, और कोई क्लास का बच्चा नहीं सुनता है, और बोलता है कि क्या वो प्रूसिया के लोग हम अल्सास और लॉरेन वाले लोगों को जर्मन भाषा सिखला देगा। वो प्रूसिया के लोग हम अल्सास और लॉरेन वाले लोगों को जर्मन भाषा सिखला देगा, लेकिन क्या ये जो कबूतर लोग जो कूड कूड की आवाज कर रहे हैं इनको भी वो जर्मन में बदल देगा? क्या इनकी भाषा को भी वह जर्मन में बदल देगा? ऐसा कुछ बच्चा फ्रेंच बोलता है। तो आप समझिए कि कबूतरों की भाषा को नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि कबूतर की अपनी जैसे हमारी लैंग्वेज है ना, हम बोलते हैं उस हिसाब से उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है। वो सिर्फ कूड 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 की ही बोलते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता ही है, कुत्ता क्या बोलेगा? आई एम डॉग। कुत्ता क्या बोलेगा? आई एम एन एनिमल, आई एम अ पेट एनिमल, आई एम अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता ऐसे बोलेगा, वो भौंकने की क्रिया जानता है। हाँ, लेकिन इंसानों से ज्यादा भरोसेमंद
कुत्ता है, आपको इंसान है, आपके साथ गलती कर सकता है, लेकिन एक कुत्ता है वह कभी भी अपने मालिक के साथ एक गलती नहीं करता है। कहा जाता है जितने जीव प्राणियों हैं उसमें सबसे भरोसेमंद जीव का नाम है डॉग। आगे बोलता है इसलिए कबूतरों की भाषा तो नहीं बदलेगी। बोलता है व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that school room fancy। अब इस प्रकार बच्चा कहता है कि जब कभी हम लिख रहे थे तो लिखने के दरमियान हम अपना चेहरा ऊपर उठाते थे। एकमात्र क्लास का बच्चा जो अपन चेहरा ऊपर उठाता है, बाकी सब बच्चा ना अपन अपन काम में बिजी रहता है, ऊपर कोई नहीं देखता है। तो बोलता है कि एम हैमेल जो अपने कुर्सी में बैठे हुए थे ना, हमने देखा कि वो गतिहीन दिख रहे थे और क्लास सब चीज को ना टकटकी लगा कर देखे थे, पंखा चाहिए, खिड़की तो हुआ, बोर्ड तो हुआ, लाइक दिस हिसाब से है ना क्लास के हर एक चीज को ना टकटकी लगा करके देख रहे थे। बोलता फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that। 40 वर्ष से एम हैमेल ने उस विद्यालय में पढ़ा रहे थे और 40 वर्ष जैसे उस विद्यालय का पहले 40 वर्ष पहले जैसा था, 40 वर्ष बाद भी वह विद्यालय वैसा ही है। 40 वर्ष से ना उस विद्यालय के को अगल बगल के चीजों को देख रहे थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन और स्मूथ, सिर्फ क्लास का डेस्क और बेंच था ना वो मैला कुचैला हो गया था। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, और जो वॉलनट का जो पेड़ लगा हुआ था बगीचा में ना वह ना टॉलर हो गया था, लंबा हो गया था। अखरोट आप जानते होंगे, खाए होंगे। And the hopin that he had planted himself twined about the windows to the roof, और होपविन का जो पेड़ था उसको उन्होंने खुद से लगाया था, वह पेड़ न बड़ा हो गया था और विद्यालय के छत तक आ गया था। How it must have to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room packing their trunks for they must leave the country next day। अब इस प्रकार से बच्चा फ्रेंच कहता है कि गुरुजी एम हैमेल की बहन ऊपर ट्रंक जो बड़ा वाला बक्सा होता है उस बड़े वाले बक्से को पैक कर रही थी और वह हवाई नीचे आ रहा था। तो क्लास में जितने गांव के लोग बैठे हुए थे सब के सब न बहुत ही दुखी थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। और इस प्रकार से गांव के लोग जो भी पीछे बैठे हुए थे उन सारे व्यक्तियों के पास बहुत हिम्मत था, साहस था पूरी क्लास को सुनने के लिए, पूरी गुरु जी को अंतिम तक उनकी बात को सुनने के लिए। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बे बी बो बू। अभी इस प्रकार से बच्चा फ्रेंच कहता है कि अब हम लोग का हिस्ट्री का क्लास था और हिस्ट्री के क्लास में सारे बच्चे एक साथ बोल रहे थे बा बे बी बो बू। बोलता है डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। अब इस प्रकार से ओल्ड हाउजर जो क्लास में बैठे हुए थे उन्होंने इस प्रकार से किताब जो लाया था उस किताब को मोड़ लिया और अपने हाथ में इस तरह से उन्होंने इस तरह से पकड़ लिया। बोलता है यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग विथ हिज a voice trembled with emotion. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it that last lesson। इस प्रकार से बच्चा फ्रेंच कहता है कि आप सुन सकते थे कि ओल्ड हाउजर जो बूढ़े आदमी थे वो जब चिल्ला रहे थे तो उनकी आवाज में कांप रहा था। बूढ़े लोग ऐसे भी चिल्लाता तो उनकी आवाज कांपता है क्योंकि उनके दांत टूटे हुए रहते हैं। अब इस प्रकार से बच्चा फ्रेंच कहता है उनका आवाज ऐसा लग रहा था जैसा हम सब बच्चा में सुनना चाहते थे और बड़ा हास्यपद हम हंसना चाहते थे। तो क्लास का कोई भी बच्चा हंसना उसना नहीं चाहता है, एकमात्र बच्चा हंसना चाहता है जिसका नाम आप जानते हैं, उसका नाम है फ्रेंच। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक 12 then the angelus at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows and M. Hamel stood up very pale in his chair and I never saw him look so tall। अब इस प्रकार से अब आज की क्लास समाप्त होने वाली है। सभी चर्च की घड़ियों में एक साथ ना दिन का 12 बजता है और जब एक साथ दिन का 12 बजता है तो प्रूसिया के सैनिक जो वहाँ युद्धाभ्यास कर रहे थे वहाँ से अब वो आने लगते हैं अपने देश का विजय उत्सव मनाने के लिए। प्रूसिया जिंदाबाद जिंदाबाद और देश का विजय उत्सव मनाते हुए वहाँ से जब वे लोग आ रहे थे तो अब देखिएगा एम हैमेल आवाज को सुना तो उनको लग गया कि अब दिन के 12 बज गए, उनका देश गुलाम हो चुका है, अब अल्सास और लॉरेन प्रूसिया का हो चुका है। तो उन्होंने अपनी कुर्सी में खड़ा हुआ
हुआ। एम हैमिल जब खड़ा हो रहे थे तो बच्चा फ्रेंच ने बोला कि मैंने अपने गुरुजी को बहुत लंबा देखा, मिस उतना लंबा उसने अपने गुरुजी को पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा कुछ वह बोलता है। अब आप समझिए क्या गुरुजी के वह बुढ़ापन में उनकी उम्र लंबाई बढ़ रहा था? नहीं, बच्चा का गुरुजी को देखने के प्रति नजरिया था, उसका प्यार था, अपने गुरुजी को बहुत प्यार भरी दृष्टिकोण से देख रहा था। इसीलिए उस गुरुजी छोटे नहीं, गुरुजी बहुत महान दिख रहे थे, बहुत लंबे नहीं, गुरुजी बहुत श्रेष्ठ दिख रहे थे। ऐसे ही कुछ बोलता, माय फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन। अब इस प्रकार से गुरुजी बोल रहे थे मैं, लेकिन आगे वो नहीं बोल पाते हैं और वो बोलना चाह रहे थे। जिन बच्चों को उन्होंने बोला था माय चिल्ड्रेन, अभी उन बच्चों को बोला उन्होंने माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि अब मैं बच्चा चेला और गुरु करते रहूंगा तो अल्सास और लॉरेन कभी आजाद नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चे नहीं, ये क्रांतिकारी है, वीर है, सैनिक है, ये योद्धा है अल्सास और लॉरेन ऑफ फ्रांस का, और ये अब हमारे दोस्त हो गए हैं। बोलता, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विथ हिज ऑल माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड वाइव ला फ्रांस। और अपनी पूरी ताकत और शक्ति के साथ गुरुजी एम हैमिल ने बोर्ड की ओर मुड़ा और बोर्ड की ओर उन्होंने एक बड़ा सा चौक का टुकड़ा लेकर के उन्होंने बोर्ड पर जितनी ताकत और शक्ति हो सकती थी उतनी पूरी ताकत और शक्ति के साथ, जब वो बोल नहीं पाए तो उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस। वाइव ला का मतलब होता है जिंदाबाद और फ्रांस का मतलब फ्रांस। वाइव ला फ्रांस इज फ्रांस जिंदाबाद। ऐसा कुछ गुरुजी ने सारे क्लास में सही से बोलवाया, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। आगे बोलता, देन ही स्टॉप्ड एंड लीनड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। अब इस प्रकार से गुरुजी ने अपने जाते हुए बच्चों को नहीं देख सकते थे तो उन्होंने अपना सर को इस प्रकार दीवार से सहारा दिया और हाथ से इशारा किया सही बच्चों को, गांव के लोग जो बैठे थे, द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कक्षा समाप्त की जाती है और आप सभी लोग जा सकते हैं। और यह है आपकी लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शानदार सी यह स्टोरी है और इसका जो क्वेश्चन और आंसर इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा तो द लास्ट लेसन का क्वेश्चन और आंसर भी मिलेगा। तो यह है, और विद्यार्थियों हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं इस वर्ष के जो गेस्ट पेपर्स हैं, मतलब कि इस वर्ष 2021 एग्जामिनेशन में आपके लिए कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, वीवीआई कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। 4-5-7 दिन के अंदर ही वह वीडियो हम बनाएंगे और आपको हम पोस्ट करेंगे, आपको हम देंगे। बहुत शानदार। और उतना यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो समझ लो उतना से बाहर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएंगे। आप सही वीडियो को सुन रहे होंगे, दोस्तों को शेयर भी कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।